हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। महंगाई और माशी मुश्किलात से हुकूमत पहले ही परेशान थी। वहीं खैबर पुख्तनख्वा बलदियाती इलेक्शन के नताइज ने हुकूमत को घबराने पर मजीद मजबूर कर दिया और इसी घबराहट को भांप कर अपोजिशन ने भी हुकूमत को एक बार फिर आंखें दिखाना शुरू कर दी। पुख्तनख्वा में PTI को चारों शाने चित करने के बाद JUI के शादियाने बजाना तो बजा है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को आड़े हाथों लेने के बाद हवाओं का रुख बदल जाने की सरगोशियां शुरू हो चुकी हैं। पहले तो जरदारी साहब की जानिब से राब्तों पर मबनी बयान ने कान खड़े कर दिए, फिर नवाज शरीफ की मुल्क वापसी की कयास आराइयों ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया। ये मामला इतनी तेज़ी से सियासी वानों में गर्म हुआ कि इमरान खान भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें कौन कर रहा है, इसका जवाब तो इमरान खान साहब ही दे सकते हैं, लेकिन इस बयानबाजी ने किसी सियासी डील के तासुर को एकदम से तकवीयत भी दी है। नून लीग इस मामले में साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं, वो यही उनकी पॉलिसी है, क्योंकि पार्टी कायदीन सिर्फ इतना ही कह पा रहे हैं कि कुछ होने वाला है। आसिफ जरदारी भी एक तूफ़ानी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे, कुछ गुज़श्ता रात मुलाकातों की भी शनीद है, लेकिन बिलावल ने आज डील की कयास आराइयों को कम करने की कोशिश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जो इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे। अब ये होगा कैसे, इसका फैसला बड़ा जल्द बल्कि आज कल में हो जाएगा। कल ये बताया जा रहा है कि ओपोजिशन का हुकूमत की मुखालफत में एक और बड़ा टेस्ट होगा। हुकूमत 500 अरब रुपए के टैक्स पर मबनी नया मिनी बजट पेश करने जा रही है, जिसमें 350 अरब रुपए की टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। रेवेन्यू टारगेट जो है 5800 अरब रुपए से बढ़ाकर 6100 अरब रुपए कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर 4 रुपए माहाना के हिसाब से इजाफा होगा और जाहिर बात है अवाम की जेब पर कम अज़ कम 356 अरब रुपए का सिर्फ इससे इजाफा पड़ेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों दावा तो ये कर रहे हैं कि मिनी बजट को रोका जाएगा, लेकिन कैसे? स्टेट बैंक एक्ट की भी बात हो रही है, उसको रोका जाएगा। कोई हिकमत अमली अभी तक सामने नहीं आई। तफसीली गुफ्तगू करेंगे नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन अब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चलकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर कल ये पेश हो जाता है मिनी बजट और साथ में स्टेट बैंक जो एक्ट है वो भी सामने आ जाता है, अभी तक आप ये कह रहे हैं कि उसे रोका जाएगा, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि किसी सूरत मंजूर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन कोई जॉइंट स्ट्रेटजी अभी तक सामने नहीं आई। ना ओपोजिशन की कोई मुश्तरका कोई कॉन्फ्रेंस, कोई इजलास के जी किसी सूरत मंजूर नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन क्या स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप मंजूर नहीं होने देंगे? आदिल, इसमें एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अगर हुकूमत की हलीफ जमातें हुकूमत का साथ देती हैं तो कौमी असम्बली में हुकूमत को चंद वोटों की अक्सरियत हासिल है। तो इस बात का दारोमदार मिनी बजट मंजूर होगा या नहीं होगा बड़ी हद तक इस पर है कि क्या हुकूमत के अपने MLAs वो हुकूमत की नाअहली को वोट देंगे या अपने हल्के के उन अवाम को वोट देंगे। 300 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला जा रहा है और जिन्हें महंगाई के नीचे दबाया जा रहा है। ये एक इम्तिहान है, ना सिर्फ ये कि अवाम पर महंगाई की सुनामी नाजिल होने जा रही है, बल्कि इसके साथ जो स्टेट बैंक का बिल है वो पाकिस्तान की माली खुदमुख्तारी का सौदा है, जिसके बाद स्टेट बैंक पार्लियामेंट को या पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह नहीं होगा, बराह रास्त बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मामलात करेगा और पाकिस्तान एक मालियाती गुलामी के अंदर चला जाएगा। ये मौका है कि जब हर कौमी असम्बली का वो रुकन जिसने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है उसका इम्तिहान होगा। अपोजिशन तो भरपूर तरीके से इसके खिलाफ वोट देगी।
अब देखना यह है कि जो हुकूमत के अरकान असम्बली हैं और बिलखसूस जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें काफ लीग है, क्या वो अवाम की इस तबाही के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं या वो अपना वोट अच्छा, अवाम। एहसन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं यहाँ से आपसे ये पूछूंगा, अगर वाकई ये इतना तबाहकुन है स्टेट बैंक एक्ट और जो मिनी बजट है अवाम के लिए, तो होना तो ये चाहिए था कि एक सीरियसनेस अपोजिशन की नजर आती, जिस तरह जॉइंट सेशन में हुआ और आप लोगों ने कहा कि ये 30-35 बिल बिल्डोज करके गवर्नमेंट मंजूर नहीं करवा सकती थी अगर कॉल्स ना आती। तो अब अगर KP के बलदियाती इलेक्शन में आपके बकौल इंटरफेरेंस कोई नहीं हुई और कॉल्स भी अगर नहीं आ रही, तो फिर तो हुकूमती इत्तेहादियों को, जिस तरह नून लीग कहती है कि 15 से 20 जो है वो तो हमारे पास आने के लिए तैयार है, कुछ सीरियस एफर्ट होती तो हम कह सकते हैं। अब तो ये लग रहा है कि आसानी से वो मंजूर करवा लेंगे कल। नहीं, इसमें सीरियस एफर्ट तो है, ऑपोजिशन के दरमियान तो मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, हमारी पार्लियामेंट के बाहर जो भी लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हर इजलास से पहले ऑपोजिशन के अरकान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA, जो कि तीनों बड़ी जमातें हैं ऑपोजिशन की, इनके अरकान मुसलसल राब्ते में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी हिकमत अमली को मरबूत रखें और मुश्तरका तौर पर वज़ा करें। इसलिए मिनी बजट पर कोई ऑपोजिशन की जमात ऐसी नहीं, स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर कोई ऑपोजिशन की जमात ऐसी नहीं जो किसी इबाहम का शिकार हो, सब ने पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ पोजीशन ली है, लिहाजा हम तो भरपूर मुखालफत करेंगे। लेकिन असल जो इम्तिहान है वो हुकूमत के इत्तेहादियों का है कि क्या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं या वो अपने मफादात के लिए इस हुकूमत के साथ खड़े हैं जिसने मुल्क की को इसलिए इतना तबाह कर दिया है कि वो ऐसे सब कोई राब्ते वगैरह हुए हुकूमती इत्तेहादियों से कि जी आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की हो कि इस तरफ आ जाएं? कोई इशारे आपको मिले? कुछ आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस तरफ आ जाएंगे 10-12 लोग? देखिए, हम तो मुसलसल कोशिश करते रहते हैं, उनको इस बात का एहसास भी दिलाते हैं। अब MQM जो है वो दावा करती है कि वो मिडिल क्लास की जमात है, लेकिन आपने देखा है कि हुकूमत की जो माली पॉलिसियाँ हैं उन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास को क्रश कर दिया है, पाकिस्तान के नौजवानों को क्रश कर दिया है। और अगर अब वो हुकूमत का साथ देती है तो इसका मतलब है कि वो अवाम और मिडिल क्लास के साथ सिंसियर नहीं है, वो अपने मफादात के लिए हुकूमत के साथ है। इसी तरह काफ लीग जो खुद को मुस्लिम लीग कहती है, अगर वो पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी के कानून को वोट देती है तो इसका मतलब है कि वो भी मुस्लिम लीग का लफ्ज इस्तेमाल करने की हकदार नहीं है। तो असल में इमरान खान से ज्यादा इन दोनों जमातों का इम्तिहान होगा कि ये अपना वोट किस तरफ डालती हैं। ठीक, तो एहसन साहब, कितने आप उम्मीद हैं कि कोई कॉलें शॉलें कल नहीं आएंगी? अगर तो वो डिसाइड भी करते हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन फिर कॉलें वगैरह आ जाती हैं तो ऑब्वियसली मामलात फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या आप उम्मीद हैं कि अब वो कॉलें आने का सिलसिला बंद हो चुका है? जी, हम तो उम्मीद रखते हैं कि कोई ऐसा मुदाखलत नहीं होगी और इस हुकूमत को अपनी नाअहली का बोझ खुद उठाना चाहिए। कोई भी जो इस हुकूमत की नाअहली के बोझ के लिए अपना कंधा देगा तो अवाम की नज़र में वो भी इस तबाही में बराबर का हिस्सेदार होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है वो किसी भी कीमत पर इन कवानीन के लिए वोट देना या वोट देने के लिए अपना असर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, तो सर 12 जनवरी को IMF की बोर्ड मीटिंग होनी है और उससे पहले इस मिनी बजट का आना और वहां से अप्रूव होना या स्टेट बैंक का जो एक्ट है अप्रूव होना, वो उसके लिए लाजिम है। तो अगर ये नहीं होता और अपोजिशन कल जो है शिकस्त दे देती है गवर्नमेंट को, तो क्या इकोनॉमी डिट्रैक नहीं हो जाएगी? आपके पास भी ना तो आप अदम एतमाद ला रहे हैं, ना कोई ऑल्टरनेटिव प्लान आपके पास है, तो एक क्योटिक सिचुएशन पैदा हो जाएगी अगर कल ये मंजूर ना हुआ और IMF भी पीछे हट गया। क्या करेंगे हम? आदिल, अब तो ये हुकूमत पाकिस्तान को वहां ले आई है कि जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बिटवीन डेवल एंड द डीप सी ला के खड़े कर दिए गए हैं। अगर इसको वोट दें तब भी मरते हैं और वोट ना दें तब भी मरते हैं, लेकिन अगर वोट देंगे तो पाकिस्तान के अवाम जिंदा दरगोर हो जाएंगे, जिंदा मुआशी तौर पे कत्ल हो जाएंगे। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम के साथ है, गरीबों के साथ है, जो पहले ही महंगाई से कुचले जा चुके हैं। जब 350 अरब रुपए से ज्यादा उन पर टैक्सों का बोझ गिरेगा
तो एक गरीब आदमी जिस जहन्नम में जाएगा शायद हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसीलिए ऑपोजिशन इन बिल्स की भरपूर मुखालफत कर रही है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। ठीक, एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन के पीपल्स पार्टी क्या कहती है? सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बड़े वोकल मेंबर हैं अपनी पार्टी की, अपनी पार्टी पर भी अक्सर तनकीद कर जाते हैं। उनसे पूछेंगे क्या ओपोजिशन, हकीकी ओपोजिशन का किरदार इस वक्त अदा कर रही है और पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी अगर ये बिल कल पेश कर दिए जाते हैं पार्लियामान में। हमारे साथ वेलकम बैक राजीन। बात करेंगे इस वक्त सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। मुस्तफ़ा साहब, मिनी बजट हुकूमत ला रही है और नून लीग ने कह दिया उसे हर सूरत रोका जाएगा, बिलावल साहब कह रहे हैं रोका जाएगा, लेकिन अभी तक ओपोजिशन की कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई। नॉन सीरियस लग रही है ओपोजिशन। जो हुकूमत 30-35 बिल्स जो है वो बिल्डोज करके मंजूर करवा ले, तो इसको आप कैसे रोकेंगे? क्या करेगी ओपोजिशन? मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है और जो बिल लेके आया जा रहा है उसमें जो इजाफी टैक्सेस अवाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो एग्जेम्पशंस थी बहुत ज्यादा आइटम्स पे जो विड्रॉ की जा रही हैं, जिनका कुल तखमीना कहते हैं 400 अरब के करीब है। अवाम पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से सख्त तंग है और इन हालात में जब ये नया मिनी बजट आएगा तो इससे महंगाई की एक नई सुनामी आएगी। अब तो हमने लहर का जो लफ्ज है वो भी अपने मायने खो चुका है और इस सूरत हाल में अपोजिशन इसमें कौमी असेंबली में, सेनेट में, दोनों जगह एहतजाज तो करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये एहतजाज नाकाफी होगा। मेरी तजवीज़ तो अपने कायदीन को, अपनी पार्टी को और जॉइंट अपोजिशन को ये होगी कि तमाम पार्टीज को जरा थोड़ी सी तैयारी इसकी पहले कर लेनी चाहिए थी कि जिस दिन ये बिल पेश हो कौमी असेंबली में, उस दिन एटलीस्ट तमाम जमातों को अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करके पार्लियामेंट के बाहर लेके आना चाहिए था। हजारों लोगों का वहां पर इज्तिमा करना चाहिए था और वहां से एक वाज़ेह पैगाम देना चाहिए था कि हम इसको कतन कबूल नहीं करेंगे और ना ही इसको पाकिस्तान की अवाम कबूल करती है। ये इसमें हमारी थोड़ी सी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी प्लानिंग ऐसी नहीं रही। अब दूसरा जो बिल लेकर आ रहे हैं जो आपके इल्म में होगा, जिसमें स्टेट बैंक को मुकम्मल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर IMF के सामने एक प्लेट के अंदर रख के उनको दिया जा रहा है। हमारे पहले एक्सपीरियंसेस बड़े सगीर में, कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस जो गुजरे हैं, उसमें हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दफा जब माशी कंट्रोल हासिल कर लिया तो बाकी फिर पूरा बड़े सगीर उनके सामने गिरता चला गया। तो इस सूरत हाल में स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर ऑटोनॉमी दे देना, IMF के हवाले कर देना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास प्रिंटिंग का इख्तियार खत्म हो जाए, जो कि हम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और कोई ऐसी इमरजेंसीज के लिए गवर्नमेंट्स ये राइट एक्सरसाइज करती हैं, लेकिन ऐसी कदगन लग जाना और उसके बाद ये मुमकिन ना रह जाना कि हम कोई ऐसे हालात, नागुज़ीर हालात में ये काम भी ना कर सकें। तो हालात तो अवाम की अगर नुक्ता नजर से देखें, महंगाई की एक नई लहर, एक सुनामी, और दूसरी तरफ जो हमारी सोवरेनिटी है उसको जिस तरीके से सरेंडर किया जाएगा, इस पर तो बहुत बड़ा रिएक्शन आना चाहिए था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें इस पर बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी और मेरी तो तजवीज यही होगी, अब न पता नहीं उसके लिए वक्त रह गया है या नहीं रह गया, कि तमाम जमातों को अपने वर्कर्स ऑपोजिशन के उनको मोबिलाइज करके पार्लियामान के सामने लेकर आना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम भी अपने प्रोग्राम्स में हाईलाइट कर रहे हैं और आवाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह कि पार्लियामान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ओपोजिशन को कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, क्योंकि जब ज्वाइंट सेशन आया तो यह बताया गया आपकी जानिब से कि कॉल्स आई हैं, बलदियाती इंतखाबात में हमने KP में देखा कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो ये तो एक टेस्ट केस बन सकता था ओपोजिशन के लिए, लेकिन ओपोजिशन उसमें अब फिलहाल नाकाम दिख रही है, सिर्फ डील की गुफ्तगू में फंसे हुई है पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। मैं आपसे इत्तफाक करूंगा जी, मेरा ये जाती ख्याल है कि जॉइंट अपोजिशन जो है उसकी जो अब तक पिछले 3.5-4 सालों में जो स्ट्रैटेजी रही है उसमें हमें बहुत नाकामियां उठानी पड़ी हैं और अवाम भी हमसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में जो अभी बलदियाती इलेक्शंस हुए, जहां पर अवाम का इख्तियार था, उन्होंने पर्ची देने का जिस वक्त बारी आई
तो उन्होंने अपने इस इख्तियार को बिल्कुल उसी अंदाज में इस्तेमाल किया जो एक आम आदमी फील कर रहा है इस वक्त, जिस कर्ब से वो गुजर रहा है। तो उसने तो बिल्कुल उसी तरह अपना फैसला दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक उस सेंटिमेंट को कैश नहीं करा सकी। आदिल भाई, ये जो जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और खुसूसन अपोजिशन के लिए, जमातों के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें इस वक्त मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदियां हो, मीडिया के ऊपर हुकूमत हमलावर हो, यहाँ पर जजेस के ऊपर हुकूमत हमलावर हो, अवाम एक कर्ब से गुजर रहे हो, हर रोज उठें तो आपको नई अशिया खुर्दनोश की कीमतें मिलती हैं, बिजली महंगी हो रही होती है, गैस महंगी हो रही होती है, पेट्रोल महंगा हो रहा होता है, बेरोजगारी आप देख लें। तो ये हालात मजमूई तौर पे ऐसे हैं कि जिसके अंदर तो अपोजिशन निखर के आती है। आपको याद होगा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 16 लोगों के साथ भी जो अपोजिशन की थी, तो कैसी मजबूत और जानदार अपोजिशन की थी। इस वक्त मैं समझता हूं कि लोग ये चाहते हैं और लोग बड़े अरसे से ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन आपस में मिले, अपने इख्तलाफात को खत्म करे और एक जारहाना सियासत करे, लेकिन उसमें हमारी तरफ से थोड़ी जो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपस के जो इख्तलाफात है वो हम दूर नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी है। हमें इन इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर, अवाम के इश्यूज को सामने रखकर एक बहुत ही जारहाना अंदाज अपनाना चाहिए था। इसमें हमसे जरूर कमी हमारी हुई है, लेकिन जहां तक डील वगैरह की बातें हैं, उसके ऊपर आज बिलावल साहब ने भी अपना मौकफ दिया है। गड़ी खुदा बख्श में वो वहां पर उन्होंने तकरीर की, अपना मौकफ उन्होंने दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डील की बातें चलती रहती हैं, फैलाई जाती हैं, कसदन भी फैलाई जाती हैं, अगर ना भी हो रही हो तो फैलाई जाती हैं। लेकिन ऐसी बातें भी आना अवाम के मोरल को एटलीस्ट हर्ट करती है, और जो अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी है अवाम की नजरों में, ठीक तो वो भी है। मुस्तफा साहब, नून लीग की डील हो रही है, ये सुन रहे हैं, कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की डील हो रही है, लेकिन अगर किसी न किसी की डील हो रही है और या हो भी जाए, तो उसके आप पॉलिटिक्स पर, सियासत पर इनकी क्या असरात होते देख रहे हैं, मौजूदा जो अवाम के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए? देखें, सियासत पर तो ज्यादा देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनका एक बयानिया रहा है इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहने के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस के हवाले से। और अगर कोई भी जमात कोई डील के नतीजे में हुकूमत में आती है या कोई डील करती है या ऐसा परसेप्शन बिल्डअप होता है, तो फिर अपने पिछले 3.5-4 साल का जो अपोजिशन का या उस जमात का जो बयानिया था, वो खुद ही उसकी नफी कर देंगे। तो उसका जो मॉरल एज है पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन की, उसको काफी डेंट पहुंचेगा। असल तवज्जो अवाम पर होनी चाहिए। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम के इश्यूज को अगर सामने रखकर सियासत करें तो ठीक है, मुश्किल वक्त आते हैं और उन मुश्किल वक्त से गुजरना भी पड़ता है, लेकिन फिर उसमें उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह होता है। इस तरह मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी मजीद हर्ट होगी हर उस जमात की जो इस ट्रैप में है। सेनेटर मुस्तफा अखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, एक नया एक्ट भी आ रहा है जिसे कि स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट कहते हैं, और अपोजिशन का इस पर बहुत बड़ा एतराज़ ये है कि ये आप स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दे रहे हैं और वो बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, खुसूसन IMF, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मिनी बजट के अलावा हुकूमत ने एक और बिल तैयार किया है जिसको मुतनाज़ा तरीन बिल कहा जा रहा है, और बिल के नाक़िदीन के मुताबिक इस बिल के ज़रिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मरकजी बैंक का इख्तियार जो है वो हुकूमत के अपने हाथों से निकल जाएगा। स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 को रवां बरस मार्च में काबीना ने मंजूर तो कर लिया था, लेकिन अमली तौर पर पार्लिमान से मंजूरी के मराहिल से ये एक्ट नहीं गुजर चुका था, और इसमें कई मुतनाज़ा शिकें थीं जिस पर हुकूमत को शदीद मज़ामत का सामना था। अब हुकूमत ने इन मुतनाज़ा शिकों को निकाल तो दिया है और नई तरमीम लाई जा रही हैं, लेकिन अब ये हुकूमत के लिए अभी भी ये मामला जो है तिरन वाला बना हुआ है। माशी माहिरीन के मुताबिक ये मुसव्वदा IMF की शराइत पर लाया गया है, जिससे माशी मसाइल तो पैदा होंगे ही, साथ ही माली खुद मुख्तारी पर भी एक कदगन आयद हो जाएगी। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के पास मौजूद इस मुजव्वज़ा मुसव्वदे की खुसूसी कापी के मंदरजात के मुताबिक
स्टेट बैंक हुकूमत को कोई कर्जा जारी नहीं कर सकेगा, यानी हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी। स्टेट बैंक का बुनियादी मकसद जो है वो मकामी सतह पर कीमतों को मुस्तहकम करने, माशी इस्तेकाम रखने के साथ साथ हुकूमत की माशी पॉलिसी की हिमायत करना होगा। इस एक्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत को हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का इख्तियार होगा और सदर जो है वो अदालती फैसले के तहत गवर्नर स्टेट बैंक को हटा सकेंगे। इस कानून के तहत गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी कर दी जाएगी और उनकी मुद्दत जो है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ है, जिसमें मजीद 5 साल की तोसी भी की जा सकेगी। इसके अलावा गवर्नर्स की तादाद 3 करने की तजवीज़ है, जिनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद 5 साल की तोसी की जा सकेगी। गवर्नर स्टेट बैंक वज़ीर ख़जाना की मुशावरत से डिप्टी गवर्नर्स के नाम तजवीज़ करेंगे। इस वक्त हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज ले सकती है, लेकिन मौजूदा कवानीन के तहत हर छमाही के बाद हुकूमत को इसको ज़ीरो नेट कर्जे पर लाना होता है। मुजवज़ा कवानीन में हुकूमत से ये ऑप्शन वापस लिया जा रहा है, जिसका असर ये होगा कि जब स्टेट बैंक से कर्जे लेने का ऑप्शन हुकूमत के पास नहीं होगा तो हुकूमत निजी बैंकों से महंगे कर्जे लेने पर मजबूर होगी। मुजवज़ा तरामीम के तहत नैब, FIA और दीगर जो सूबाई वफाकी इदारे हैं वो बैंक के मुलाजमीन, डायरेक्टर्स, डिप्टी गवर्नर्स और गवर्नर को उनके फ़राइज़ की अदायगी पर कार्रवाई करने का इख्तियार उनको होगा। जो मार्च में पेश किए गए जो ये मुजवज़ा ड्राफ्ट था उसमें नहीं था। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमें आगे चल कर, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रियाज़ुल हक। रियाज़, ये बताइएगा कि बार बार ये सुनते आए हैं कि इस बिल में हुकूमत की अथॉरिटी कम हो जाएगी, स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार हो जाएगा और बैरूनी जो इदारे हैं उनके कंट्रोल में आ जाएगा। कितनी खुद मुख्तारी या कितनी उनको दी जा रही है और कितनी अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान की कम हो रही है? ये 60 सफ़ों का तकरीबन पूरा ये मुजवज़ा जो सारा एक्ट है जो ज़ाहिर है पार्लियामेंट में पास होने के बाद और काबीना से गुजरने के बाद एक बिल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ज़ाहिर है IMF की एक शर्त भी है। इस पूरे 60 सफ़ात के एक्ट में सिर्फ एक बात हुकूमत पाकिस्तान की या 2 बातें मानी गई हैं। एक बात वो ये कि जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स है जो स्टेट बैंक का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का एक नुमाइंदा शामिल होगा। वो भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया IMF से कि कम से कम हमारा कोई बंदा तो हो। वो एक बंदा जो है वो सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, लेकिन उनको वोटिंग का इख्तियार नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो दूसरे मामला थे वो ये थे कि नैब और FIA की जो गिरफ्त से आज़ाद किया गया था सारे स्टेट बैंक और उसके जितने ऑफिसर थे, गवर्नर वगैरह, डिप्टी गवर्नर वगैरह, सब वो उसमें ये 2 वो बातें हैं जो मानी गई हुकूमत पाकिस्तान की। इसके अलावा तमाम तर जो शराइत हैं वो जैसा कि कहा जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि तमाम की तमाम जो है IMF के लोगों ने तैयार किया, इसको भेजा और मनोहन पाकिस्तान में इसको तस्लीम करवाया जा रहा है 2-3 एक्सेप्शंस के साथ। तो इससे हमारी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जो इसके ऊपर एक कंट्रोल हो सकता था वो ख़त्म हो गया है। चाहे वो अपॉइंटमेंट्स का है, चाहे वो पॉलिसी के हवाले से मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, दूसरी तफसीलात, जो भी कुछ फैसले होंगे वो बोर्ड में होंगे और बोर्ड में हमारा एक नुमाइंदा होगा, वो भी नॉन वोटिंग उसके पास इख्तियार होगा, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस होगा। जी। अच्छा रियाज, ये बताइएगा पार्लियामेंट का रोल जो है वो भी ये एतराज है कि खत्म करने की कोशिश की गई है, पार्लियामेंट को बाईपास किया गया है। इसमें बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ी हैरानकुन बात है वो ये है कि इन्होंने लिखा है कि जो गवर्नर हैं या जो बैंक है वो जो अपनी पॉलिसीज़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उससे मुतालिक अपडेट फिस्कल हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो रिपोर्ट्स हैं वो पार्लियामेंट में नहीं देंगे, बल्कि जो सब कमेटी होती है यानी सेनेट की होगी जो कायमा कमेटी कहलाती है या वो होगी नेशनल असम्बली की, उसमें वो रिपोर्ट सबमिट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली वो पार्लियामान में नहीं आएंगी, तो पार्लियामान स्पीकर या उसके मेंबर जो हैं ना कोई रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास कर सकते हैं, ना कोई और ऐसी ऑब्जर्वेशन आ सकती है जो बाइंडिंग हो स्टेट बैंक पे। तो सब कमेटी की रूलिंग है वो कुछ शायद उस तरह उतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती, उसको कबूल करें या ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक्ट है जो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है कि रिपोर्ट्स आएंगी पार्लियामान में लेकिन उसके सब कमेटी में आएंगी, बरहरास नहीं आएंगी। अच्छा, एक हमने ये भी देखा है कि स्टेट बैंक और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें पिछले 6-7 महीनों से टसल भी चल रही है और बहुत से मामलों पर अब चूंकि इसको ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप ऑटोनोमस कर रहे हैं स्टेट बैंक को, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इसको कैसे देखा जा रहा है? कोई रिजल्टमेंट, कोई? हमारी चंद ऑफिसर से बात हुई तो तकरीबन 3 से 4 और वो परेशान से ज़्यादा
भाई हैरान भी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर ये कल पास कर लेती है काबीना इसको, शायद इस पर ज़ाहिर है बड़ी सख्त अपोजिशन भी आएगी मेंबर्स की तरफ से। पिछली दफ़ा जो नहीं हो सका बिल क्योंकि लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे कैबिनेट में, तो उसमें ये कहा जा रहा है जो मेंबर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के कि जो मुख्तलिफ फंड्स होते थे, सपोर्ट फंड होते थे, जिस तरह कोविड में बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया, बाहर से भी ज़ाहिर फंड्स आए, लेकिन वो तमाम फंड, रूरल सपोर्ट फंड, इंडस्ट्रियल जो सपोर्ट फंड या जिस तरह के जो क्रेडिट्स होते हैं वो सारे हुकूमत पाकिस्तान को दिए जाते थे, बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करती थी। अब किसी किस्म का कोई रब्ता फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्टेट बैंक का उस तरह नहीं रहेगा, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री उस बोर्ड में और जो गवर्नर स्टेट बैंक है उनके साथ एक लायज़ा होगा, उसके अलावा किसी तौर पे पाबंद नहीं है स्टेट बैंक किसी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान। चले नाज़रीन, आपने सुना जो स्टेट बैंक एक्ट में आ रहा है उसे बड़ा कंट्रोवर्शियल भी कहा जा रहा है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना है, वन ऑफ द बेस्ट जब इकोनॉमी और फाइनेंस की बात आती है, वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। पाशा साहब, स्टेट बैंक तरमीमी एक्ट 2021 कल काबीना से जो है वो मंजूरी की बात पार्लियामान में पेश किया जाएगा। उसके कुछ पॉइंट्स मैंने ऑन एयर भी हमने बता दिए। आप हमारे पास जो ड्राफ्ट है, क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो कि हुकूमत अवॉइड कर सकती थी और हमें नहीं करना चाहिए था? हमारा अंदाज़ा ये है कि हमने जो मार्च का ड्राफ्ट देखा था उसके बाद हुकूमत ने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थे और उसको चेंज किया गया है, मगर अंदाज़ा अब ये हो रहा है कि कोई ख़ास तरमीम नहीं की गई है और ये वो ओरिजिनल ड्राफ्ट है मार्च, तकरीबन 90 से ज़्यादा फीसद। अच्छा, अब सवाल क्या पैदा होते हैं जी। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू है एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए कि सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे रुझान नहीं होना चाहिए सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक मस्ट आल्सो फोकस ऑन ensuring that the process of growth is sustained and facilitated. अब आप ये देखिए कि अगर कोविड-19 के बाद अगर ये उस वक्त ये जो तरमीम है मौजूद होते तो हमारा सेंट्रल बैंक जो है कुछ भी नहीं कर पाता और कोई रिलीफ, कोई सपोर्ट, कोई फैसिलिटेशन, फाइनेंसिंग पैकेजेस वगैरह लाने में उन्हें बहुत दिक्कत होती, इसलिए कि इसमें खतरा यह था कि आप इसके नतीजे में मॉनेटरी एक्सपेंशन की वजह से कहीं अफरात-ए-ज़र में इजाफा ना हो, तो इसलिए वो नहीं करते अगर ये नया लॉ मौजूद होता। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात है वो ये है कि ये जो कहना कि हुकूमत जो है वो सेंट्रल बैंक से, स्टेट बैंक से लोन नहीं ले सकती, ये आम तौर पे ये मुनासिब बात है, मगर आप ये सोचिए कि इमरजेंसीज भी आते हैं जिस तरह कोविड का मैंने जिक्र किया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि खुदा न खास्ता मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब आ जाए, मुल्क में जलजला बहुत खुदा न खास्ता जिस तरह कुछ अर्सा पहले भी आ चुके हैं, तो क्या हुकूमत को इमरजेंसी के तौर पर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो स्टेट बैंक से नहीं कह सकते कि आप हमें ये करना चाहिए था। मैं जरा टेक्निकल होता हूं अगर आपकी इजाजत हो। जी बिल्कुल इन्फ्लेशन टारगेट की सेटिंग जो है और दूसरे टारगेट्स की सेटिंग हमारे आईन के तहत आर्टिकल 77 आर्टिकल जो है ऑन नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि एनुअल प्लान और मुख्तलिफ पॉलिसीज, खास तौर पर फाइनेंशियल पॉलिसीज जिसका ताल्लुक स्टेट बैंक से है, उसकी डिसीजन और सेटिंग ऑफ टारगेट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स आइन ने दिए हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को। ये आइन में साफ लिखा हुआ है, यहां आइन की वायलेशन हो रही है, तो हाउ कैन यू अलाउ द स्टेट बैंक टू डिसाइड व्हाट शुड बी द इन्फ्लेशन टारगेट? This is a decision that must be taken by the National Economic Council. ये बड़े बड़े पॉइंट्स में रेस कर रहा हूँ, छोटे पॉइंट्स की तरफ आपने इशारा दे दिया है कि अकाउंटेबिलिटी वगैरह। अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। क्वार्टरली रिपोर्ट जो वो तैयार करते हैं
has to be submitted to the State Bank and reviewed in particular हमारी जो फाइनेंस कमेटी है नेशनल असेंबली की, वो देखे। तो देखिए बहुत सी चीजें ऐसी नामुनासिब हैं और पाकिस्तान कैनॉट अफोर्ड इस तरह का कंप्लीटली ऑटोनमस। ठीक, अच्छा, आपने इसी जानिब इशारा किया और अगला सवाल मेरा आपसे ये था कि तरमीमी एक्ट के मुताबिक स्टेट बैंक की रिपोर्ट अब सिर्फ कायमा कमेटीज वगैरह में पेश होंगी, बराह रास्त पार्लियामान में नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी और अल्टीमेटली आइन के तहत हर तरह के रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट होते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है, सबमिट्स टू द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तैयार करता है, सबमिट्स टू द पार्लियामेंट। यह दूसरी बात है कि ये ट्रेडिशन अभी तक चला नहीं है मगर आइन में मौजूद है और ये जो रिपोर्ट है इट शुड बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट एंड डिस्कस्ड इन द फाइनेंस कमेटी। ये बात मुनासिब है और इसके नतीजे में हर क्वार्टर गवर्नर शुड बी मेड अकाउंटेबल, ही शुड अपीयर बिफोर द अप्रोप्रिएट। अच्छा, सब मिनी बजट की भी शनीद है, कल परसों पेश होने वाला है, अरबों रुपए के नए टैक्सेस आने लगे हैं। इसके अलावा हुकूमत के पास कोई चारा तो नहीं था? IMF से ऑब्वियसली 12 को उनके बोर्ड का उनकी मीटिंग है, उससे पहले हमने ये करना था, मजबूरी है। देखिए मुझे जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जी इजाजत। ये जो सेल्स टैक्स अमेंडमेंट ला रहे हैं और एक तरह से मिनी बजट मनी बिल के तौर पर पेश किया जा रहा है, ये इस वक्त सरासर नामुनासिब था। यकीनन आपके रेवेन्यूज में कुछ कमी इसलिए हो रही है कि पेट्रोलियम लेवी पे आपने 610 अरब का टारगेट रखा था और जब कीमतें बढ़ी जून के बाद तो उसको आपने तकरीबन खत्म कर दिया था और अब हर महीने 4 रुपए बढ़ा रहे हैं ताकि 30 रुपए तक पहुंचे, मगर टोटल कलेक्शन जो होगी वो 300 अरब की मुश्किल से होगी। तो शॉर्टफॉल जो है वो आपका 310 अरब का है। हमारे पास दो ऑप्शंस थे। IMF के साथ जो डिस्कशन हुआ था मार्च में, जिसके बेसिस पर लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ था, हम दो चीजें कर सकते थे, या तो सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशंस कम करें, रिड्यूस रेट्स को बढ़ा के 17% पे ले आए, या इनकम टैक्स में रिफॉर्म्स करें और खास तौर पे प्रोग्रेसिविटी जो है इनकम टैक्स की उसे बढ़ाएं और 12 स्लैब्स के बजाय 5 से 6 स्लैब्स पे लाएं ताकि मैक्सिमम जो है रेट वो लोअर इनकम पे अप्लाई हो और पाकिस्तान का इनकम टैक्स निजाम और प्रोग्रेसिव हो जाए। इस वक्त हमें अगर जरूरत थी 300 अरब की तो इनकम टैक्स रिफॉर्म लाने थे। सेल्स टैक्स के नतीजे में मैं आपको अगर बताऊं इस वक्त कौन से चीजें टैक्स के नेट में आएंगी पूरे 17% पर, तो आप और मैं कम से कम ऑलरेडी बहुत परेशान हूं कि क्या होने वाला है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेक। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।